कर्नाटक की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। कांग्रेस नेतृत्व ने राज्य में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया को ऑलमोस्ट पूरा कर दिया है और सबकी नजरें 3 जून यानी कि आज पर टिकी हुई हैं, जहां बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित डीके शिव कुमार 13 कैबिनेट मंत्रियों के साथ पहले चरण में शपथ ले सकते हैं, जबकि कैबिनेट का विस्तार बाद में किया जाएगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व का मकसद एक संतुलित क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को साधने वाली टीम तैयार करना है, जो कि आने वाले सालों में सरकार का चेहरा बन सके। अब चेहरा क्यों बन सके, इसका कारण बहुत सारे हैं, वो हम धीरे धीरे आपको समझाएंगे। पहले कि नई कैबिनेट को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के स्तर पर एक अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए नामित डीके शिव कुमार और मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी शामिल थे। दोनों नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला के साथ विस्तार में चर्चा की थी और चर्चा का मुद्दा यही था। अब इस बैठक का मुख्य एजेंडा नई कैबिनेट की संरचना, सत्ता संतुलन और संगठनात्मक समीकरणों को अंतिम रूप देना ही था। पहले चरण की कैबिनेट में मुख्यमंत्री के रूप में शिव कुमार आपको शपथ लेते हुए नजर आएंगे और बस कुछ ही घंटों में ये होगा। और इसके बाद जी परमेश्वर के अकेले उप मुख्यमंत्री बनने की अब संभावना भी जताई जा रही है। इसके अलावा जिन नेताओं के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं, उनमें यतेंद्र, जो कि खुद उप मुख्यमंत्री पद में देखे जा रहे हैं, जो कि सिद्धरमैया के बेटे भी हैं। फिर उसके बाद KH मुनियप्पा, UT खादर, KJ जॉर्ज, कृष्णा बाई गौरा, MB पाटिल, प्रियांक खड़गे, सतीश जारकिहोली, रामलिंगा रेड्डी, दिनेश गुंडूराव, बायराती सुरेश और ईश्वर खंड्रे शामिल हैं। इन नामों के जरिए कांग्रेस संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच मुख्यमंत्री पद संभालने जा रहे डीके शिव कुमार ने भी अपनी प्राथमिकताओं को लेकर बड़ा संदेश दे दिया है। उनका भी ये कहना है कि देश की जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है, वो उस पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। उनके मुताबिक आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला है और कई चुनौतियां सामने भी होंगी, लेकिन वे पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करेंगे और जनता के भरोसे पर खड़े उतरेंगे और किसी का भी विश्वास टूटने नहीं देंगे। उन्होंने विशेष रूप से कर्नाटक की वैश्विक पहचान का भी जिक्र किया है। ग्लोबली वो कर्नाटक को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके साथ ही ये कहा कि उनकी सरकार का फोकस सुशासन, विकास, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ा देना, स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने, युवा सशक्तिकरण, आर्थिक विकास और समावेशी नेतृत्व के मॉडल को भी आगे बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। यानी कि ये प्लानिंग उनके मन में है। अब ये थी मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने क्या कुछ किया, उनके मन में क्या चल रहा है और अब उन्होंने क्या कहा। लेकिन शिव कुमार ने जैसा कि कहा कि आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला है, काफी चुनौतियां होंगी, तो यहां उन्होंने बात एकदम ठीक कही। मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है, बल्कि शुरुआत होती है। CM की कुर्सी पर कई कांटे हैं जिन्हें साफ करना होगा। सबसे पहले तो यही है कि अभी राज्यसभा चुनाव है। कर्नाटक से राज्यसभा की 4 सीटों और विधान परिषद की 7 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया सोमवार को शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जबकि मतदान 18 जून को राज्य विधानसभा परिसर स्थित विधान सौधा में कराया जाएगा। और सबसे बड़ा चैलेंज, चुनौती यही है। इन चुनावों में कर्नाटक विधानसभा के सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हमेशा की जाती है। अब ये आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा वहीं विधान परिषद की 7 सीटों पर चुनाव उन सदस्यों का कार्यकाल 30 जून को खत्म होने के चलते हो रहा है, जो विधायकों द्वारा निर्वाचित हुए थे। इनमें कांग्रेस के गोविंद राजू, नसीर अहमद, टिप्पणप्पा और BK हरिप्रसाद के अलावा भाजपा के N नागराज, प्रताप सिन्हा नायक और सुनील वाल्यपुर भी शामिल हैं, जिनकी वजह से ये यहाँ पे चुनाव होंगे। और विधानसभा में मौजूदा संख्या बल को अगर हम देखें तो वो साफ तौर पे बताती है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के राज्यसभा की 4 में से 3 सीटें और विधान परिषद की 7 में से 5 सीटें जीतने की पूरी संभावना है। हालांकि भाजपा और JDS गठबंधन इन चुनावों में साझा उम्मीदवार उतारता है या नहीं, ये भी सोचने की बात है। इस पे भी सबकी नजरें टिकी हैं। इस पर राजनीतिक तौर पे भी सब ध्यान दिए हुए हैं। सबसे बड़ी चुनौती कि इन तीनों में से शिव कुमार समर्थन किसको देते हैं। शिव कुमार के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौतियों में से एक ये भी है कि अहिंदा के उस समर्थन आधार को बनाए रखना है, जिसे सिद्धरमैया ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों की सामाजिक गठबंधन ने 2023 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी में एक अहम भूमिका निभाई थी और ये पार्टी की चुनावी रणनीति का मुख्य केंद्र बना हुआ है।
अलीगढ़ समुदाय में शिव कुमार को जबरदस्त समर्थन हासिल है, वहां पे उनकी पकड़ अच्छी है और पार्टी के संगठन पर भी उनकी पूरी नियंत्रण है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि उन्हें अहिंदा समुदायों को ये भरोसा दिलाना होगा कि उनके हितों की रक्षा आगे भी होती रहेगी, जिस तरीके से सिद्धरमैया के राज में हो रही थी। जरा सी भी अनदेखी या नाराजगी विपक्षी भाजपा जेडीएस को अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का मौका दे सकती है। इसीलिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को भी जारी रखना राजनीतिक रूप से बेहद जरूरी होगा और ये अगला चैलेंज या चुनौती कह सकते हैं आप, जो शिव कुमार के सामने होगा। कांग्रेस की मुख्य गारंटी योजनाओं को जारी रखते हुए राज्य के वित्त का प्रबंधन करना एक मुश्किल भरा काम साबित हो सकता है। सरकार पहले से ही 5 योजनाओं पर सालाना लगभग 51,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसमें गृह लक्ष्मी शक्ति, अन्न भाग्य, युवा निधि और गृह ज्योति जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। हालांकि इन योजनाओं को बड़े पैमाने पर अच्छी प्रतिक्रिया भी मिली है, लोगों ने सराहना की है, लेकिन अर्थशास्त्रियों और विपक्ष ने बढ़ते राजकोषीय दबाव और पूंजीगत व्यय पर इसके प्रभाव को लेकर बार बार चिंता जताई है, बार बार सवाल खड़े किए हैं। राजस्व जुटाना, बढ़ती सब्सिडी की प्रतिबद्धताएं और उधार लेने की सीमाएं मुख्य चिंता बनी रहेंगी। लेकिन कल्याणकारी योजनाओं में कटौती करने से राजनीतिक जोखिम हो सकता है और इसीलिए अब शिव कुमार को समझना होगा कि इन योजनाओं को वो आने वाले कुछ समय तक, जब तक वो हैं, किस तरीके से चलाएंगे। कर संग्रह में सुधार, निवेश आकर्षित करना और खर्च को प्राथमिकता देना मुख्य लक्ष्य होगा। वहीं बेंगलुरु से बाहर विकास का विस्तार करना और कृषि संबंधी चिंताओं को दूर करना एक अहम क्षेत्र है और उस पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। भले ही बेंगलुरु निवेश, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक ध्यान के मामले में हावी बना हुआ है, लेकिन उत्तरी और ग्रामीण कर्नाटक के प्रतिनिधियों ने लगातार इन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देने की मांग की है और बार बार की है। कई जिलों के किसानों को सूखे, सिंचाई की कमी, फसलों के नुकसान और बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव से जुड़ी समस्याओं का हर बार सामना करना पड़ रहा है और ये भी एक चुनौती है। ग्रामीण इलाकों से कांग्रेस विधायकों से उम्मीद की जा रही है कि वे नई सरकार पर सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण सड़कों, पीने के पानी की आपूर्ति और कृषि सहायता उपायों को प्राथमिकता देने के लिए जोर डालेंगे। यानी कि डीके शिव कुमार के लिए रास्ता बहुत ही ज्यादा पत्थर भरा होने वाला है। इसके अलावा बेंगलुरु की शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांगों और ग्रामीण विकास की उम्मीदों के बीच बैलेंस बनाने के लिए संसाधनों को सोच समझकर बंटवारा करना होगा। शिव कुमार के प्रशासन का मूल्यांकन न केवल बेंगलुरु के विकास से होगा, बल्कि इस बात से भी किया जाएगा कि विकास छोटे शहरों तक कितना पहुंचा है, पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा है। लंबे समय से अटके मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वेयर प्रोजेक्ट भी इसका एक बड़ा अहम हिस्सा है और कावेरी नदी से जुड़े बड़े विवाद की संवेदनशील राजनीतिक चुनौतियों के रूप में सामने आने की भी उम्मीद है। 2023 के चुनाव में पहले कनकपुरा से बेंगलुरु तक पद यात्रा करके मेकेदातु प्रोजेक्ट की जोरदार वकालत करने वाले शिव कुमार पर सीएम के तौर पर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का भारी दबाव होगा। कर्नाटक का जोर देकर कहना है कि यह प्रोजेक्ट बेंगलुरु की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है, जबकि पड़ोसी राज्य तमिलनाडु ने कावेरी नदी के पानी में अपने हिस्से को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए लगातार इसका विरोध किया है, इसके अपोज में रहे हैं। अब यहाँ किस तरीके से वो हैंडल करते हैं, ये भी चुनौती है। अब तमिलनाडु के नए सीएम सी जोसेफ विजय ने इस मुद्दे पर पहले ही कड़ा रुख अपना लिया है। शिव कुमार जल बंटवारे को लेकर चल रहे तनाव को अब जिस तरीके से संभालते हैं, वह उनके कार्यकाल की सबसे अहम कसौटियों में से एक साबित हो सकता है। एक तो यह है कि किस तरीके से वो सिद्धरमैया के समर्थक को अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन ये दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा। सिद्धरमैया के साथ तालमेल बिठाकर काम करने की शिव कुमार की क्षमता ही तय करेगी कि 2028 में कांग्रेस सत्ता की भागदौड़ दोबारा संभाल पाती है या नहीं, क्योंकि साथ ही सिद्धरमैया ने राज्य की राजनीति में सक्रिय रहने का प्रण ले लिया है। सिद्धरमैया अब इस पद पर किसी व्यक्ति को देखना चाहते हैं जो उनका हो, लेकिन 2 साल के भीतर विधानसभा चुनाव को देखते हुए शिव कुमार संगठन पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं होना देना चाहते। अब जाहिर है शीर्ष नेतृत्व की कोशिशों के बावजूद कर्नाटक में शिव कुमार की राह आसान तो नहीं होगी और जो नजर भी नहीं आ रही है, शीर्ष नेतृत्व के दबाव में सिद्धरमैया ने भी भले इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन अब भी वो मुस्लिम, ओबीसी, एससी एसटी को लेकर बनाए गए अहिंदा समीकरण में सबसे बड़े नेता हैं और सबसे बड़ी पहचान है। अंतिम समय तक कांग्रेस के ज्यादातर विधायकों का समर्थन भी उन्हें लगातार प्राप्त हुआ है। तो ये बैलेंस किस तरीके से शिव कुमार बताएंगे। अब ये पूरी तरीके से डीके शिव कुमार के आगामी 2 साल के कार्यकाल में उनके प्रशासनिक प्रदर्शन, सिद्धरमैया के वोट बैंक को साधने और कांग्रेस आला कमान के फैसलों पर निर्भर करेगा।
और आने वाले ये 2 साल शिव कुमार के लिए बहुत कठिन होने वाले हैं। कांग्रेस 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता विरोधी लहर को कम करने की रणनीति के तहत उन्हें नया सीएम बनाया गया, ये सोचते हुए कि आने वाले समय में भी कांग्रेस ही यहाँ काबिज रहेगी। राजनीतिक जानकारों का हालांकि ये मानना है कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस का एक बड़ा दांव है। यदि वो बेंगलुरु में पार्टी की पकड़ मजबूत करते हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त होकर एक सुशासन दे पाते हैं तो अपनी कुर्सी बचाने और पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने में सफल हो जाएंगे। लेकिन नहीं ऐसा होता है तो फिर गुटबाजी 2028 के चुनाव में कांग्रेस की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। यानी कि कुल मिलाकर डीके शिव कुमार को सिद्धरमैया के साथ तो तालमेल बनाना होगा, उनके समर्थकों को भी अपने साइड रखना होगा, सिद्धरमैया के वोट बैंक को साधना होगा। ये एक चुनौती है। दूसरी ये चुनौती है कि कर्नाटक को लेकर जितनी योजनाएं हैं, जितने काम हैं, इसमें शिव कुमार किस तरीके से आगे काम करते हैं, क्योंकि बीच में गाड़ी पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। शुरुआती 2.5 साल, शुरुआती 2 साल जो है वो सिद्धरमैया ने अपने कार्यकाल में बिता दिए। सिद्धरमैया ने काम किया, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो जिस तरीके से छोड़ के गए उसको समेटना अब शिव कुमार के ऊपर है और ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। यानी कि आपको हम ताज तो दे रहे हैं पर ताज पे कई कांटे हैं। अगर ये नहीं समझ आया तो ये कहूँ कि हम आपको कुर्सी तो दे रहे हैं पर कुर्सी पे बहुत ज्यादा कांटे हैं, आपको वो कांटे हटाने होंगे, तभी शायद आपको वो कुर्सी का एहसास जो है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो शिव कुमार की राह आसान नहीं है। हालांकि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं कुछ ही घंटों में और फिर उसके बाद वो ऑफिशियली कर्नाटक के दूसरे नए सीएम हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, लेकिन जिस तरीके से अपडेट्स आती हैं कर्नाटक में कांग्रेस की क्या हलचल हो रही है, किस तरीके से राज्यसभा चुनावों के लेके बाकी राज्यों में हलचल तेज है, वो सब हम आप तक साझा करते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद हमारे सहयोगी सुमन और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,